मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो इन चारों सवालों का सही उत्तर दे पाए। बर्ण विक्षेपण होने के बाद जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, उस स्पेक्ट्रम को सबसे पहले किसने देखा था? तो सर वो देखा था 1666 ईस्वी में न्यूटन ने। तो अगर हम बात करें सर इसका घनत्व ज्यादा है, तो जब इस किरण को किसी के ऊपर गिराएंगे तो ये ज्यादा चोट करेगी, मतलब ऊर्जा ये ज्यादा रखती है। ये नोट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है। अगर ये नोट पॉइंट याद है तो सर ऐसे 60 से 70 सवालों का जवाब आप बहुत ही कम समय में दे सकते हो। 60 से 70 प्रकार के सवाल यहाँ से बनेंगे और उन सभी सवालों को मात्र इस एक नोट पॉइंट की सहायता से आप कर सकते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रकाश के बर्ण विक्षेपण में अंतर सर इतना है कि यहाँ पर नियमित रूप से 7 रंगों में टूटती है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि 7 रंगों में टूटे, और जिसको टकराने का ही मौका कम मिल रहा है तो वो तो आराम से निकल जाएगी ना। तो यही कारण है कि जो लाल रंग होता है वो तो काफी दूरी तक आ जाता है, लेकिन सर जो नीला रंग है वह, और नीला क्या, इनके अलावा जो भी रंग है वे काफी दूरी तक नहीं आ पाते हैं। प्रत्येक बर्ण विक्षेपण प्रकीर्णन होता है, लेकिन प्रत्येक प्रकीर्णन बर्ण विक्षेपण नहीं होता है। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 74वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 73 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने प्रकाश की 4 घटनाओं को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। नंबर 1, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने बताया था प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तीसरे नंबर पर हमने बताया था प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, और सर चौथे नंबर पर बताया था प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। इन चारों घटनाओं को हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था और इनसे जो सवाल बन सकते थे वो हमने साथ ही साथ बताए थे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्लास देख ली होगी, तभी इस क्लास को आप देखने आए होंगे। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सर इंद्रधनुष क्या होता है, कैसे बनता है और ये कितने प्रकार का होता है। इन तीनों के तीनों टॉपिक को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को रोकेंगे और ये जो 4 सवाल हैं इन चारों सवालों को करने का प्रयास करेंगे। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो इन चारों सवालों का सही उत्तर दे पाए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जब मैं आपको ये समझा दूंगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, उसके बाद यहाँ एक नोट पॉइंट में यहाँ समझाऊंगा। उस नोट पॉइंट की सहायता से ये चारों सवाल तो होंगे ही, इस जैसे 60 से 70 सवाल और बनेंगे। वे सभी सवाल मात्र उस एक नोट पॉइंट की सहायता से आप आराम से कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन चारों सवालों को पढ़कर अपना जो आंसर है वह कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिए होंगे। ये क्वेश्चन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो क्रमशः 1 2 3 का ABC में से कौन सा ऑप्शन है ऐसा आप लोग टाइप कर देंगे। लेकिन उम्मीद मुझे यही है कि आप लोग इन सवालों का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तुक्के में एक आध सही हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन इनके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इनको समझते हैं, वो हम अभी क्लास पढ़ाने के बाद समझेंगे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से आराम से समझेंगे। ये क्या है, यदि प्रकाश की श्वेत किरण अपवर्तन के दौरान अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तो प्रकाश की यह घटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। मतलब क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण है, वह अपवर्तन के बाद अगर अपने 7 रंगों में टूट जाए तो प्रकाश की यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ना, ये जो एक आकृति है, ये आकृति, इसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म हम इसको बोलते हैं। ये होता क्या है सर, कांच का एक समबाहु त्रिभुज इधर होता है और एक समबाहु त्रिभुज सामने होता है, और ये बीच में होता है सॉलिड, ठोस चीज होती है। तो कुल मिलाकर हम बात कर सकते हैं, अगर देखो प्रिज्म आपने देखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मोबाइल पर अभी सर्च करें कि प्रिज्म होता क्या है और प्रिज्म का डायग्राम देख लें। कांच की एक ऐसी आकृति होती है जिसके 2 तरफ समबाहु त्रिभुज होते हैं और बीच में पूरा कांच भरा हुआ होता है, सॉलिड चीज होती है। अब होता क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, प्रकाश की किरण इधर इससे अगर गुजारेंगे तो वह इसके 7 रंगों में तोड़ देती है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं ये एक प्रिज्म है। देखो ये है प्रिज्म का आधार, ये है आधार, ये प्रिज्म का आधार है और ये एक प्रकार का प्रिज्म है। ये जो है ना
श्वेत प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए हमने इस पर श्वेत प्रकाश की किरण को डाला, तो ये प्रकाश की किरण वैसे सीधी इस रास्ते से जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कि सर ये हवा है इधर, तो इधर विरल माध्यम है, और सर इधर है कांच, ये सघन माध्यम है। तो जैसे ही प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये अविलंब है इसका नॉर्मल, ये जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये जो अविलंब है इसकी तरफ इस तरह से झुक जाएगी, तो इस तरह से ये झुक गई है। लेकिन ये प्रिज्म है, प्रिज्म के पास एक क्वालिटी होती है कि अगर ये प्रकाश की श्वेत किरण इसके पास आएगी तो वो उसको 7 रंगों में, ये श्वेत प्रकाश, कोई भी श्वेत प्रकाश की किरण है वह 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। तो ये प्रिज्म क्या करता है, उसी के 7 रंगों में इसको तोड़ देता है। तो इसने इसको 7 रंगों में ये तोड़ दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास 7 रंग के वो ये मार्कर नहीं थे, तो कुछ रंगों के मार्कर थे, जिन रंगों की किरणों को मैंने उसी से दिखाया है। जैसे कि लाल रंग, लाल रंग है तो लाल रंग से दिखाया है। अब देखो ऑरेंज का मेरे पास था नहीं तो मैंने दिखाया नहीं, येलो का मेरे पास था नहीं तो मैंने इसको येलो कलर से दिखाया नहीं, ग्रीन का, ये ग्रीन होता है तो ग्रीन का मैंने दिखाया है, ब्लू है मेरे पास तो मैंने ब्लू कलर का दिखा दिया है, और ये इंडिगो और वॉयलेट बैंगनी। तो इस तरह से श्वेत प्रकाश की किरण आई और इस प्रिज्म ने इसको अपने 7 रंगों में तोड़ दिया। तो ये इस तरह से 7 रंगों में टूट चुकी है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सर सबसे नीचे जो होता है वह वॉयलेट होता है, बैंगनी कलर, और सर सबसे ऊपर जो होता है वह होता है लाल कलर। तो ये जो बनकर तैयार हुआ ये कहलाता है एक तरह का स्पेक्ट्रम। जब भिन्न भिन्न रंगों की पट्टियां एक साथ दिखाई दें तो सर हम इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और ये जो घटना है, ये श्वेत प्रकाश की किरण इधर से गई और अपने 7 रंगों में ऐसे टूट गई, तो ये जो घटना है ये घटना कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बस इतना समझ में आया होगा अभी कि सर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण कहीं पर अपवर्तित होने के बाद अगर अपने 7 रंगों में टूट जाए तो ये घटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो ये स्पष्ट, ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म इसकी स्पष्ट वर्ण विक्षेपण इसका कर रहा है, तो ये वर्ण विक्षेपण हो गया और ये आ गए हमारे सामने 7 रंग। सबसे पहले हम एक बात समझते हैं कि सर ये जो 7 रंग हैं मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिए, इनको रेड, सबसे ऊपर रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू होता है, और इंडिगो होता है, लास्ट में होता है वॉयलेट। हमें हमेशा याद रहे कि जब भी कोई प्रकाश की किरण अपने 7 रंगों में टूटती है तो सर सबसे ऊपर लाल रंग होता है, और सबसे बीच में कौन होता है, सर सबसे बीच में होता है ग्रीन कलर, जो कि मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, और सर सबसे नीचे होता है वॉयलेट, वॉयलेट कलर होता है। ये जो है ना, ये 7 रंगों की पट्टियां हैं, ये जो 7 रंगों की पट्टियां हैं इनको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ये स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। अब आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले स्पेक्ट्रम को किसने देखा था, तो सर सबसे पहले स्पेक्ट्रम को न्यूटन ने देखा था। न्यूटन वह पहला व्यक्ति है जिसने स्पेक्ट्रम को देखा था। तो हम यहाँ लिख देंगे कि देखो कौन सी सन में था, तो 1666 ईस्वी, 1666 ईस्वी में न्यूटन न्यूटन ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम देखा। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्पेक्ट्रम है, ये जो स्पेक्ट्रम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने के बाद जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, उस स्पेक्ट्रम को सबसे पहले किसने देखा था, तो सर वो देखा था 1666 ईस्वी में न्यूटन ने। तो हमें याद रहेगा न्यूटन का नाम। ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसको हिंदी में वर्ण क्रम बोलते हैं, या फिर हम इसको प्रकाश के रंगों की पट्टी ऐसे बोलते हैं। सर तमाम प्रकाश के रंग होंगे और उनकी एक पट्टी बनेगी, तो इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये जो है सबसे पहले किसने देखा था, न्यूटन ने, तो न्यूटन का हमने नाम लिख दिया है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सर ये प्रकाश की किरण वैसे तो ऐसे सीधी जाने चाहिए थी, लेकिन ये मुड़ गई। पहली बात तो ये अपने अलग अलग रंगों में टूटी, प्लस ये इस रास्ते से ना जाकर थोड़ा सा विचलित हुई, ये विचलित हो गई। तो अगर हम यहाँ से आपसे सवाल पूछें कि सर सबसे अधिक कौन से रंग की प्रकाश की किरण विचलित हो रही है, तो हम कहेंगे सर ये देखो, वैसे ये इसका रास्ता था, तो अगर हम लाल को देखें, लाल हुआ सिर्फ इतना विचलन, लाल जो है ना अपने मार्ग से मात्र इतनी विचलित हुई है। लेकिन अगर हम वॉयलेट को देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये विचलित हुई है।
तो जो बैंगनी कलर की प्रकाश की किरण है वह सबसे अधिक विचलित हुई है। हम यहाँ से देख कर भी बता सकते हैं कि सर जब भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो सबसे अधिक अगर विचलन की बात करें, सर विचलन किसका हुआ, तो सबसे अधिक विचलन वॉयलेट किरण का होता है। अगर हम बात करें सर सबसे कम विचलन किसका होता है, तो सर देखो इन सातों में सबसे कम लाल रंग का हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला, ये एक एंगल बनता है, इसको डेल्टा इस तरह से बोलते हैं। ये जो है ये एंगल कहलाता है विचलन कोण। तो विचलन कोण अगर देखा जाएगा तो सर लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होगा। सबसे कम अगर विचलन है तो वो सर लाल रंग की किरण का है। लाल के बाद ऑरेंज है तो इसका थोड़ा सा और ज्यादा है, ऑरेंज के बाद येलो है तो इसका और ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसका है, वो है वॉयलेट कलर का। तो हमें यहाँ से स्पष्ट नजर आ रहा है कि सर सबसे अधिक विचलन किसका होता है, वो होता है वॉयलेट कलर की प्रकाश की किरण का। ये हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ एक बात और देख सकते हैं, तमाम बातें हैं जो हम यहाँ पर अभी नोट पॉइंट में बताएंगे। सबसे पहले आप एक बात बताइए कि लाल रंग की जो प्रकाश की किरण है इसका आपको ये मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पर आप अगर इसकी तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो सर इसकी वेवलेंथ होगी कितनी, सर यहाँ से यहाँ तक ये जो वेवलेंथ है वो इतनी होती है। लाल रंग की प्रकाश की किरण की अगर वेवलेंथ देखें तो सर इतनी इसकी वेवलेंथ है। लैम्डा से व्यक्त करते हैं तो मैंने यहाँ पर लैम्डा लिख दिया है। अगर हम बात करें सर ग्रीन कलर की वेवलेंथ, तो सर ग्रीन कलर की वेवलेंथ होगी इतनी, ये हो गई हरे रंग की वेवलेंथ। इसका मतलब ये है कि सर लाल रंग के प्रकाश की जितनी भी वेवलेंथ थी, तरंगदैर्घ्य थी, उससे कम हरे रंग की होती है। और फिर अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ घटती चली जाती है। तो ये अगर यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं यहाँ की, तो सर यहाँ पर वेवलेंथ ये कितनी है, सर यहाँ पर तो और ही ज्यादा कम है। तो अगर हम बात करेंगे कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो सर सबसे कम तरंगदैर्घ्य वॉयलेट की है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी है, वो है लाल रंग की। सबसे अधिक विचलित कौन हुआ, तो सर विचलन सबसे अधिक इसका वॉयलेट का हो रहा है। सबसे कम विचलन किसका होता है, तो सर लाल का हो रहा है। अगर आपसे ये पूछेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन होने के बाद ये बताइए बीचा बीच में कौन से कलर की प्रकाश की किरण आती है, तो सर जस्ट बीच में ग्रीन कलर के प्रकाश की किरण आती है। देखो ग्रीन से ऊपर 3 है और ग्रीन से नीचे भी 3 है, ये हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहली बात कि सर तरंगदैर्घ्य की बात करें, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी है, लाल रंग की है, और सबसे कम किसकी है, बैंगनी रंग की है। तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाएगी। तो पहली बात ये हमें समझ में आया। दूसरा सर हमें यहाँ पर एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए माध्यम है, एक माध्यम है, उस माध्यम में हम इस प्रकाश को गुजारें और उसी माध्यम में हम इस प्रकाश को गुजारें, तो ये बताइए कौन सी किरण की चाल कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर ये प्रकाश की किरण जाएगी तो सर माध्यम के कणों से ये बहुत टकराएगी। क्यों, क्योंकि सर इसमें माध्यम, मान लीजिए यहाँ पर माध्यम के कण हैं, बहुत सारे माध्यम के कण हैं। तो ये वाली किरण कैसी है भाई, ये किरण ऐसी है कि बहुत ज्यादा इसमें मोड़ है, ये ज्यादा रास्ता कवर कर रही है। अगर हम इस वाली किरण की बात करें और इसकी किरण की बात करें तो सर यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखें तो सर यहाँ से इसका एक ये कंप्लीट चक्कर हुआ है और आधा चक्कर और हुआ है, तो कुल मिलाकर सर 1.5 चक्कर हो पाया है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 है, हमें दिख रही है। लेकिन अगर इसकी हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो सर यहाँ तक कंप्लीट चक्कर बहुत हो जाएंगे। तो जब प्रकाश ऐसे चलेगा तो सर माध्यम के कणों से ज्यादा टकराएगा, और अगर ऐसे चलेगा, मान लीजिए इस तरह से चल रहा है, तो ये मान लीजिए माध्यम के कण हैं, तो इस बात की गारंटी है कि अगर इस तरह से प्रकाश चलेगा तो ये माध्यम के कणों से कम टकरा पाएगा, ये माध्यम के कणों से ज्यादा टकराएगा। तो ज्यादा टकराने के कारण इसकी जो चाल है वह कम हो जाती है और सर लाल रंग की चाल अधिक हो जाती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर बैंगनी रंग की जो प्रकाश की चाल है वह कम होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो प्रकाश की जो चाल है वह बढ़ती जाएगी। तो हमें दो बातें समझ में आई कि सर सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी है, लाल रंग की है, और सबसे अधिक चाल किसकी होगी, प्रकाश की जो चाल होगी वो इसकी लाल रंग की होगी। तो हमें दो बातें समझ में आई। अब इसके बाद सब, अब यहां से देखो दो तरीके से सवाल पूछता है, या तो इनके सीक्वेंस में पूछेगा या फिर इनको अधिकतम और न्यूनतम पूछेगा।
तो पहले मैं सवाल बताता हूँ कौन से सवाल पूछता है। पहले सवाल पूछेगा कि ये बताओ, ये 7 रंगों की प्रकाश की किरण है, इसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी है? तो सर लाल रंग की है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है? तो सर बैंगनी रंग की है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसके लिए होगी? लाल रंग के लिए होगी। क्यों? क्योंकि सर ये कम टकराती है, ये ज्यादा टकराती है, तो ज्यादा टकराएगी तो इसकी चाल रोक ली जाएगी, और ये कम टकराएगी तो इसकी चाल रोकी नहीं जाएगी। अब पूछेगा कि निम्न में से कौन से प्रकाश की किरण की जो चाल है वह न्यूनतम होगी? तो सर न्यूनतम होती है इसकी। तो ये हमें 2 बातें समझ में आई। तो सर 2 बातें जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो 2 बातें हमेशा बढ़ती हैं। तो कौन सी बढ़ती हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं कि सर देखो, नीचे से ऊपर इस तरह से चलने पर क्या होगा कि तरंग तरंग दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य कोमा चाल चाल तरंग दैर्घ्य कोमा चाल बढ़ती है तथा बाकी बाकी सब सब कुछ बाकी सब कुछ घटता है। अब यहाँ आपका दिमाग घूमेगा कि सर ये बाकी सब कुछ क्या है? ये एक तरह से हम नोट पॉइंट समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक नोट पॉइंट है कि अगर हम, ये विवग्योर है, इसको पढ़ते हैं विवग्योर, स्पेक्ट्रम है विवग्योर पढ़ते हैं, VIBGYOR। तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सर तरंगदैर्घ्य और चाल तो बढ़ेगी और बाकी सब कुछ घटता है। तो सर बाकी सब कुछ में क्या आता है, यही हमें जानना है कि सर बाकी सब कुछ में क्या आता है। तो नंबर 1 यहां पर लिखते हैं, बाकी सब कुछ में नंबर 1 आता है तरंग प्रकाश की आवृत्ति, मतलब आवृत्ति 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 को देखते हैं सर कहाँ घटती है कहाँ कम होती है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर हम कवर करें तो सर यहां से लेकर यहां तक इस वाली तरंग का मात्र 1.5 चक्कर कंप्लीट हुआ है, तो इसकी आवृत्ति तो सर 1.5 होगी। लेकिन अगर यहां से लेकर यहां तक की दूरी इसकी कवर करेंगे तो सर यहां तो कंप्लीट चक्करों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यहां चक्करों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो सर फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होती है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। वही मैंने कहा है कि जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो सर तरंगदैर्घ्य और चाल तो बढ़ेगी, बाकी सब कुछ घटेगा। इसका मतलब आवृत्ति की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आवृत्ति वॉयलेट की होती है और सबसे कम आवृत्ति लाल रंग की होती है, जैसा कि हम चित्र से भी स्पष्ट देख सकते हैं। मैंने चित्र इसीलिए बनाया है ताकि आप देख लें, सर देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, तो सर इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसकी सबसे कम है। जैसे जैसे तुम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। तो इतना हमें पहली बात ये समझ में आई। दूसरा हम सर समझ सकते हैं सर घनत्व डेंसिटी। प्रकाश की ये किरण है, 7 प्रकाश की किरण है, इनमें हम देखेंगे सर घनत्व भी सबसे ज्यादा इसका होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो घनत्व घटता जाएगा। अब कैसे? तो देखो, आप अगर इस तरंग को देखें और इस तरंग को देखें तो सर तुम्हें कहाँ घनापन ज्यादा लग रहा है, कौन ज्यादा डेंस लग रही है? ये वाली घनी है, देखो ये कितनी पास पास से जा रही है और ये थोड़ी सी दूर जा रही है। तो अगर हम बात करें सर घनत्व किसका ज्यादा होता है, तो सर घनत्व वॉयलेट प्रकाश का ज्यादा होता है और घनत्व कम किसका है? इसका है। तो जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो घनत्व घटता जाएगा, ये हमें कंफर्म होगा। अब एक बात बताओ, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वह उतनी ही अधिक ऊर्जा रखती है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास लोहे का हथौड़ा है और एक हमारे पास लकड़ी का हथौड़ा है। तो अगर हम लोहे के हथौड़े को मारेंगे तो हमें ज्यादा चोट लगेगी, और अगर लकड़ी के हथौड़े को मारेंगे, सिर्फ लकड़ी का बना हुआ है, तो कम चोट लगेगी। तो तुम कहोगे सर लोहे के हथौड़े में ज्यादा ऊर्जा है और लकड़ी के हथौड़े में कम ऊर्जा है। क्यों है भैया ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोहे का जो हथौड़ा है उसका घनत्व ज्यादा है, बहुत ही घने घने हैं, डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो ऊर्जा ज्यादा रखता है। और लकड़ी का जो हथौड़ा है उसका घनत्व कम होता है, तो डेंसिटी कम होने के कारण उसमें ऊर्जा कम थी। तो अगर हम बात करें सर इसका घनत्व ज्यादा है, तो जब इस किरण को किसी के ऊपर गिराएंगे तो ये ज्यादा चोट करेगी, मतलब ऊर्जा ये ज्यादा रखती है। और ये जो है इसका घनत्व कम है, तो जब इसको किसी के ऊपर गिराएंगे तो वह कम चोट करेगी।
जैसे मान लीजिए एक हमारे पास जैसे फॉर्म होता है, फॉर्म का गद्दा होता है, तो उस फॉर्म के गद्दे का हमने काट कर एक हथौड़ा बना लिया है। अगर हम उसको मारेंगे आपको तो लगेगी क्या? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि घनत्व तो कम है। और वहीं हथौड़ा ले लेंगे लोहे का तो ज्यादा लगेगी। तो बस इसका घनत्व ज्यादा होता है और इसका घनत्व कम होता है। इसका घनत्व ज्यादा है तो ये ज्यादा ऊर्जा रखता होगा, ज्यादा चोट मारेगा किसी पर, और इसका घनत्व कम है तो ये कम चोट मारेगा। इसका मतलब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं सर इसकी ऊर्जा की। हम बात करते हैं सर ऊर्जा। सवाल पूछेंगे कि निम्न में से कौन से प्रकाश की किरण की ऊर्जा अधिकतम है? तो सर सबसे अधिक ऊर्जा वॉयलेट किरण की होती है। ये बैंगनी रंग का प्रकाश है, इसकी ऊर्जा मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊर्जा घटती हुई जाएगी, ऊर्जा घटती हुई जाती है। तो देखो बाकी सब कुछ घटता है, बाकी सब कुछ में क्या क्या आ गया? आवृत्ति इसकी सबसे ज्यादा है, ऊपर जाने पर घटेगी। घनत्व इसका सबसे ज्यादा ऊपर जाने पर घटेगा। सर ऊर्जा इसकी सबसे ज्यादा है, ऊपर जाने पर घटेगी। अब हम इसके बाद भी और समझते हैं क्या है। सर यहां से आएगा विचलन। विचलन, विचलन क्या है कि डेविएशन, ये कितना विचलित हो गई। तो आप बताइए सर सबसे अधिक विचलन किसका हो रहा है? अपने मार्ग से सबसे अधिक कौन भटका है? सर सबसे अधिक भटका है ये वाला बैंगनी कलर। ये बैंगनी कलर देखो, ये रास्ता था और इतना मुड़ गया ये। तो कुल मिलाकर सर बैंगनी का सबसे अधिक विचलन हुआ। इससे कम विचलन इसका हुआ होगा, इससे कम इसका, इससे भी कम इसका, और सबसे कम लाल रंग का। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है, वो होता है बैंगनी कलर का। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल कलर का। यहीं पर अगर विचलन कोण की बात करें तो सर विचलन कोण इसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो डेल्टा ये ज्यादा बनेगा और लाल रंग का कम होता है। तो अगर हम बात करें विचलन, या फिर इसी के आगे लिखते हैं विचलन कोण, इसी के आगे हम लिख देंगे विचलन कोण। विचलन कोण भी सबसे ज्यादा किसका होता है? इसका होता है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो विचलन कोण भी घटता जाएगा। तो एक तो हमें ये पता चलेगा। एक और होता है सर, ये 4 हो गए। 5वें नंबर पर आएगा विक्षेपण। विक्षेपण, विक्षेपण क्या है? विक्षेपण का मतलब भी अपने मार्ग से भटकना है। कौन ज्यादा भटक रहा है? किसका ज्यादा विक्षेपण हो रहा है? सर बैंगनी रंग का विक्षेपण ज्यादा हो रहा है, ये अपने मार्ग से ज्यादा भटका है, तो सर इसका विक्षेपण ज्यादा होगा। अब हम ये 1 2 3 4 5 5 पॉइंट हो गए। छठवां पॉइंट यहाँ आएगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अगर हम बात करें सर अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक किस रंग की प्रकाश की किरण का ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा इसका होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको जब, अच्छा इससे पहले वाली जो क्लास थी उससे भी पहले वाली क्लास थी, उसमें मैंने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन 2 घटनाएं बताई थी। तब मैंने बताया था जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसका विचलन भी उतना ही ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा वह मुड़ जाएगी। तो एक बात बताओ सबसे ज्यादा कौन मुड़ी है? वॉयलेट। तो सर इसका जो ये होगा अपवर्तनांक वह मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक इसका होगा। फिर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो अपवर्तनांक घटता जाएगा। तो हमें समझ में आ गया सर अपवर्तनांक सबसे ज्यादा इसका होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। ये भी हमें क्लियर हुआ। अब हम एक और पॉइंट की बात करते हैं। आवृत्ति हो गई, आवृत्ति, घनत्व, ऊर्जा, विचलन, विक्षेपण, और एक हो गया अपवर्तनांक। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पॉइंट हो गए बस। हाँ 6 पॉइंट है। तो हमें ये 6 के 6 पॉइंट याद करने हैं। इन अगर 6 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को उठाकर बात करेगा तो हम कहेंगे कि सर वॉयलेट का ये 6 के 6 पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। ये हम पूछेंगे सर सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है? तो वॉयलेट की। सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो वॉयलेट का। सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है? तो वॉयलेट की। सबसे अधिक विचलन या फिर विचलन कोण किसका होगा? वॉयलेट का होगा। सर सबसे अधिक विक्षेपण किसका होगा? वॉयलेट का होगा। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा? सर वह भी वॉयलेट का ही होगा। मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ। चलो ये जो चीज है ना, ये अपवर्तनांक में इधर ही लिख देता हूँ। अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक, इसको म्यू बोलते हैं। मैंने इधर ही लिख दिया क्योंकि ये अलग हो जाएगा। चलो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया ये जो नोट पॉइंट है। अब हम इस नोट पॉइंट को समझेंगे ये है क्या, एक बार और समझेंगे। ये नोट पॉइंट क्या है? अगर हम विबग्योर इस तरह से लिख लें, ये स्पेक्ट्रम है, इस तरह से लिख लें, तो जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो मात्र 2 चीजें बढ़ेंगी। पहला होता है सर तरंगदैर्घ्य, जो कि हमें चित्र में स्पष्ट नजर आ रही है। दूसरा होता है सर चाल।
वे तो बढ़ती हैं और बाकी सब कुछ घटता है। जैसे बाकी सब कुछ में क्या आएगा सर, आवृत्ति। आवृत्ति नीचे से ऊपर जाने पर घटती है, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति इसकी है, फिर ऊपर जाने पर घटती जाएगी। घनत्व तो सर सबसे ज्यादा घनत्व इसका है, ऊपर जाने पर घटेगा। सबसे अधिक ऊर्जा इसकी है, ऊपर जाने पर घटेगी। सबसे अधिक विचलन और विचलन कोण वॉयलेट का होता है और ऊपर जाने पर ये घटता है। सबसे अधिक विक्षेपण किसका हो रहा है, वॉयलेट का हो रहा है, ऊपर जाने पर ये घटेगा। और अपवर्तनांक अगर हम बात करें सर, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस प्रकाश की किरण का होगा, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वॉयलेट का होगा और ऊपर जाने पर ये अपवर्तनांक घटेगा। तो यहाँ से लगभग 60 से 70 सवाल बनते हैं और हर एक सवाल का जवाब आप आराम से दे दोगे। और एक सवाल ये भी बनता है कि ये बताओ स्पेक्ट्रम को सबसे पहले किसने देखा था, तो 1666 ईस्वी में न्यूटन ने देखा था। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है वह बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इन सवालों पर आते हैं। अगर हमने ये समझ लिया है कि ये क्या होता है, तो सर अब इन सवालों पर आते हैं। पहला सवाल, निम्न में से किस किरण की ऊर्जा सबसे अधिक है? तो एक बात बताओ, ऊर्जा किसकी अधिक होती है? सर इसकी अधिक होती है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊर्जा घटती जाएगी। तो हम सबसे पहले तो वॉयलेट ढूंढेंगे। ये जो है ना, ये सवाल, क्या इसमें कहीं वॉयलेट है? वॉयलेट तो है नहीं सर। वॉयलेट के बाद आता है इंडिगो। इंडिगो को बोलते हैं जामुनी। जामुनी है क्या सर? हाँ, ये क्या मिल गया, ये क्या मिल गया, जामुनी। तो इसका मतलब सर ये पूछ रहा है ऊर्जा सबसे अधिक किसकी है, तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप चेक करो, क्या आपका यही आ रहा था आंसर? आप में से बहुत से लोगों का उत्तर ये नहीं आ रहा होगा। तो हमने ये पूछा कि सर ऊर्जा किसकी ज्यादा है, तो सर ऊर्जा सबसे ज्यादा इसकी होती है। तो इन चार ऑप्शन में मुझे ये ढूंढना था, वॉयलेट मतलब बैंगनी ढूंढना था। सर बैंगनी इधर कहीं मिला नहीं, तो सर बैंगनी के बाद कौन है? इंडिगो है। इंडिगो को इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं जामुनी। जामुन के जैसे कलर का होता है। तो जामुनी हमको मिल गया, तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम सवाल पढ़ते हैं दूसरा। यदि हरे प्रकाश, नीले प्रकाश तथा नारंगी प्रकाश की किरण को अपवर्तनांक के घटते क्रम में रखा जाएगा तो सबसे पहले स्थान पर कौन आएगा? इसने बोला है अपवर्तनांक का घटता क्रम, तो इसका मतलब पहले नंबर पर हम वो रखेंगे जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो सर अपवर्तनांक ज्यादा किसका होता है? वॉयलेट का होता है। तो सर सबसे पहले हम वॉयलेट ढूंढेंगे। क्या इसमें वॉयलेट है? वॉयलेट को क्या बोलते हैं? बैंगनी बोलते हैं। सर बैंगनी है क्या? सर बैंगनी तो कहीं नहीं नजर आ रहा। बैंगनी के बाद सर इंडिगो, जामुनी है क्या? सर जामुनी, जामुनी भी नजर नहीं आ रहा। जामुनी के बाद सर ब्लू, नीला है। नीला है क्या? नीला, हाँ नीला होता है सर, ये आ गया नीला। इसका मतलब सर इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आराम से आपने निकाल लिया होगा। अब हम समझते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। किस रंग की प्रकाश किरण का विक्षेपण अधिकतम होगा? विक्षेपण जानते हो, सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन होगा? सर विक्षेपण सबसे ज्यादा इसका होता है, वॉयलेट का। तो हम बैंगनी ढूंढेंगे। सर ये कह रहा है बैंगनी का सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है, तो हम सबसे पहले बैंगनी ढूंढेंगे। बैंगनी है क्या? सर बैंगनी नहीं है, ठीक है हटाओ। फिर उसके बाद इंडिगो आया। जामुनी है क्या? सर जामुनी, जामुनी भी नहीं है, हटाओ। उसके बाद आएगा ब्लू कलर का। नीला है क्या? नीला, नीला है इसमें, हाँ ये क्या, नीला प्रकाश। तो इसका मतलब सर ये क्या, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं सर चौथे सवाल की। निम्न में से किस रंग का प्रकाश किरण का घनत्व तो अधिकतम होगा? डेंसिटी पूछी है, घनत्व तो किसका ज्यादा होगा? तो देखो घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है इसका, तो हम पहले वॉयलेट ही ढूंढेंगे। सर बैंगनी है क्या? बैंगनी यहाँ है नहीं। तो सर दूसरे पे आता है इंडिगो, जामुनी। जामुनी है क्या? सर जामुनी है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो उम्मीद मैं ऐसी करता हूं कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का चलो मान लो सही गया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके ये जो जवाब है ना, ये जवाब गलत गए होंगे। अब आप देख लो कि आप कितनी जानकारी रखते थे, लेकिन अगर आपने ये क्लास देखी होगी, ये वाला मैंने अभी समझाया, इसको देखा होगा, तो बहुत ही अच्छे से आप समझ चुके होंगे। ये नोट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है। अगर ये नोट पॉइंट याद है तो सर ऐसे 60 से 70 सवालों का जवाब आप बहुत ही कम समय में दे सकते हो। 60 से 70 प्रकार के सवाल यहाँ से बनेंगे और उन सभी सवालों को मात्र इस एक नोट पॉइंट की सहायता से आप कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है ये समझ में आया होगा। तो पहले एक काम करो, पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम समझेंगे सर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम प्रकाश का प्रकीर्णन समझते हैं कि सर प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या होती है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सर प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं, उसके बाद हम इसको डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो चलो हम
एक बार हम इसकी पहले परिभाषा पढ़ते हैं कि ये है क्या। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित धूल और धुएं के कणों से टकराती है तो अनियमित रूप से अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द मैंने छुपाया है, अनियमित रूप से, इसको याद रखना, क्योंकि अभी हमने समझा है सर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और प्रकाश के प्रकीर्णन में एक छोटा सा अंतर है। वर्ण विक्षेपण में क्या था कि जब भी प्रकाश की किरण जाएगी, श्वेत प्रकाश की किरण ये जाएगी, ये मान लो जो ये है श्वेत प्रकाश, अगर ये श्वेत प्रकाश जाएगा तो सर अपने अवयवी 7 रंगों में टूटेगा, इस बात की गारंटी है। अपने अवयवी 7 रंगों में ये विभक्त होगा, ये फिक्स है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि नियमित रूप से अपने 7 रंगों में टूटता है। वहां एक नियम है कि हमेशा 7 रंगों में ही टूटेगा। जब 7 रंगों में टूटेगा तब हम उसको बोल देंगे कि ये सर प्रकीर्णन है। और अगर ऐसे ऐसे अगर वो टूटे कि सर यहाँ लिखा है मैंने अनियमित रूप से, मतलब कोई नियम नहीं है, कभी प्रकाश की किरण, ये श्वेत प्रकाश की किरण आई, कभी ये 7 रंगों में टूट गई, कभी 4 में टूटी, कभी 5 में, कभी 6 में, कभी 3 में, तो यहाँ पर कोई नियम नहीं है। ये डिपेंड करता है कि सर माध्यम के अंतर्गत जो धूल और धुएं के कण हैं वे कैसे हैं, जैसा वो कण होगा वैसा उसको तोड़ देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई नियम नहीं है, जरूरी नहीं है कि 7 में टूटे, 3 में भी टूट सकती है, 4 में भी टूट सकती है और 7 में भी टूट सकती है। लेकिन सर यहाँ पर एक नियम था कि सर ये हमेशा टूटेगी तो 7 रंगों में ही टूटेगी। तो यहाँ हम बस इतना समझ सकते हैं कि सर प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में अंतर सर इतना है कि यहाँ पर नियमित रूप से 7 रंगों में टूटती है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि 7 रंगों में टूटे, यहाँ पर अलग अलग रंगों में भी टूट सकती है। हो सकता है कि 3 में टूटे, हो सकता है 2 में टूटे, हो सकता है 4 में या 5 में या 6 में। तो यहाँ पर ये नियम कोई नहीं है, लेकिन वहां नियम लागू होता है, बस इतना सा अंतर है। अब हम एक बात समझ सकते हैं, यह जो अंडरलाइन मैंने की है अनियमित रूप से, यहाँ से एक सवाल ऐसे बनेगा, जैसे मान लो कि ये जो हमने अभी वर्ण विक्षेपण पढ़ा था, ये वर्ण विक्षेपण भी एक प्रकार का सर प्रकीर्णन ही होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है, लेकिन ये नियमित रूप से स्कैटरिंग है। यहाँ पर कोई नियम नहीं है। जब कोई नियम नहीं है तो सिर्फ इसको बोला कि ये प्रकीर्णन की घटना है। जब यहाँ पर एक नियम लग गया तो हम इसको बोला सर ये वर्ण विक्षेपण की घटना है। अब हम यहाँ से एक नोट पॉइंट समझ सकते हैं, क्या कि जैसे प्रत्येक वर्ण विक्षेपण को हम प्रकीर्णन बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकीर्णन वर्ण विक्षेपण नहीं कहला सकता। मतलब प्रत्येक जो वर्ण विक्षेपण होगा तो उसको हम प्रकीर्णन बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकीर्णन की घटना वर्ण विक्षेपण नहीं होती है। ये हम एक नोट पॉइंट में लिखकर चलेंगे। यहां लिखते हैं नोट पॉइंट यहां लिखते हैं कि प्रत्येक वर्ण विक्षेपण की घटना प्रत्येक वर्ण विक्षेपण की घटना प्रकीर्णन होती है, परंतु प्रत्येक प्रकीर्णन की घटना वर्ण विक्षेपण नहीं होती। प्रत्येक प्रकीर्णन की घटना वर्ण विक्षेपण नहीं होती है। ये हम याद करेंगे। ये देखो नोट पॉइंट मैंने क्यों लिखाया है, क्योंकि एक बार जो यूपीएससी का जो सीसेट पेपर आता है उसमें कथन निष्कर्ष में एक कथन ये रखा था, एक कथन ये था कि प्रत्येक वर्ण विक्षेपण की घटना प्रकीर्णन होती है, लेकिन प्रत्येक प्रकीर्णन की घटना वर्ण विक्षेपण नहीं होती। तो ये सत्य बात होती है। तो वहां ये जो कथन था वो सत्य था। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया होगा कि सर प्रकीर्णन की घटना में भी प्रकाश अपने रंगों में टूटता है, सर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में भी अपने रंगों में टूटता है, लेकिन यहाँ पर नियमित रूप से 7 में टूटेगा, ये कन्फर्म है, लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं है। बस इतना छोटा सा अंतर है। तो एक तरह का ये जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हमने पढ़ा है वो भी एक प्रकार का प्रकाश का प्रकीर्णन ही है, लेकिन वहां पर एक नियम फॉलो हो रहा है, इसलिए उसका स्पेशल नाम रख दिया है। तो हमें ये नोट पॉइंट याद रहे हमेशा कि प्रत्येक वर्ण विक्षेपण प्रकीर्णन है,
लेकिन प्रत्येक प्रकीर्णन वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता, ये हमें याद रहे। अब हम बात कर सकते हैं सर इसके एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा है कि सूर्य उगते समय और छिपते समय लाल प्रतीत होता है, और दिन के समय में जब ठीक 12 बजे होते हैं दिन के समय में तो लगभग सफेद नजर आता है। सर इसका मतलब क्या है? ऐसा सुना होगा सवाल कि सर सूर्य मतलब जब सूर्य उगता है तो इसको बोलते हैं सनसाइन, जब सनसाइन होता है, और जब सनसेट होता है, तो जब सूर्य उग रहा है और जब छिप रहा है, उन दोनों समय के दौरान वह लाल दिखाई देगा। लेकिन जो दिन में होता है, दिन में 12 बजे के करीब आप देखना, जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो सूर्य की तरफ देखना वो लगभग सफेद नजर आएगा। सर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का हम लॉजिक समझते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि सर जब सूर्य उगता है तो हम इसकी जो डिस्टेंस होती है ये पृथ्वी से, ये हम एक तरह से मानते हैं ये सर अर्थ है, ये अर्थ है, और ये है सन, ये है सन। तो हम ये जानते हैं कि सर जब सूर्य उग रहा है उस समय और जब छिप रहा है उस समय पृथ्वी से इसकी जो दूरी होती है वो मैक्सिमम होती है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डी, ये मैक्स होती है। यहाँ पर भी ये जो डी है ये मैक्स है। पृथ्वी से जो दूरी है सूर्य की वह मैक्सिमम होती है सर, जब वो उग रहा है और जब वो छिप रहा है उस समय। लेकिन सर दिन में जब 12 बजे की बात करते हैं तो पृथ्वी के जस्ट ऊपर होता है सूर्य, तो सर उस वक्त क्या होती है डिस्टेंस, ये जो होती है ना डिस्टेंस, ये मिनिमम होती है, डी मिनिमम। अब हम समझते हैं सर इस डिस्टेंस के कारण ही ऐसा कुछ होता है। क्या होता है? हम यहाँ पर ये एक डायग्राम समझ सकते हैं कि सर ये प्रकाश की किरण है वॉयलेट कलर की, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सर बहुत ज़्यादा है। ये देखो कितना पास पास जा रही है, कंप्लीट चक्कर इसके बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन सर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सर इसकी वेवलेंथ देखा जाएगा तो सर इसकी वेवलेंथ इतनी है, यहाँ पर ये लैम्डा है, और सर यहाँ पर वेवलेंथ मात्र इतनी है, तो वेवलेंथ इसकी कम है। और हम जानते हैं कि जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा फैलकर चलेगा, जो ज्यादा फैलकर चलेगा वह काफी दूरी तक जा सकता है, और जो सर बहुत पास पास चलेगा वह ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि माध्यम के कण होंगे। अगर प्रकाश ऐसे चलेगा तो सर ये माध्यम के कणों से बहुत टकराएगा, बहुत बार टकराएगा, तो जब बहुत बार टकराएगा तो रुक जाएगा। लेकिन सर ये जो है ना, ये बहुत बार नहीं टकरा पाता क्योंकि ये काफी दूर दूर है, इसका जो लैम्डा है तरंगदैर्घ्य ये ज्यादा है। तो ये वाला जो प्रकाश है वो तो काफी दूरी तक चला जाता है, लेकिन सर ये वाला जो प्रकाश है, जो नीचे वाले प्रकाश हैं, वे काफी दूरी तक नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये माध्यम के कणों से टकरा कर रुक जाएंगे। लेकिन ये टकराने का इसको मौका कम मिलता है क्योंकि देखो ये इतना है और इस यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर अगर ऐसे चलेगी तो ज्यादा टकराएगी और ऐसे चलेगी तो कम टकरा पाएगी। जैसे मैं इसको एक बॉक्स में दिखाई देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें माध्यम के बहुत सारे कण हैं, माध्यम के ये बहुत सारे कण हैं। अगर मैं इनसे लाल वाला प्रकाश और ये वाला वॉयलेट वाला निकाल के देखूं तो देखो लाल जब गुजरेगा तो इस तरह से गुजरेगा, बस इस तरह से। तो मान लीजिए कि ये एक यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, मान लीजिए माध्यम के 3 कणों से ये टकराया। लेकिन जब मैं इसको इसको गुजारूंगा तो सर ये तो इस तरह से जाएगा, इसको अगर हम गुजारते हैं तो सर इस तरह से जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं सर ये कहाँ, ये टकराया, ये टकरा गया, यहाँ टकरा गया, यहाँ टकरा गया, ये टकराया यहाँ पर। तो कुल मिलाकर सर अगर प्रकाश की किरण अगर ऐसे चलेगी तो सर बहुत बार टकराएगी। जब बहुत बार टकराएगी तो रोक लिया जाएगा उसको, और जिसको टकराने का ही मौका कम मिल रहा है तो वो तो आराम से निकल जाएगी ना। तो यही कारण है कि जो लाल रंग होता है वो तो काफी दूरी तक आ जाता है, लेकिन सर जो नीला रंग है वह, और नीला क्या इनके अलावा जो भी रंग है वे काफी दूरी तक नहीं आ पाते हैं। तो जब सूर्य उग रहा है और जब छिप रहा है तो सर डिस्टेंस बहुत दूरी होती है, ये जो दूरी है ये काफी दूर होता है। जब ये काफी दूर है तो सर यहाँ से प्रकाश की जो किरण निकलेंगी तो उसमें से सभी प्रकाश की किरण रुक जाएंगी माध्यम में, लेकिन जो लाल रंग की किरण होगी वह यहाँ तक आ जाएगी, लाल रंग की किरण यहाँ तक पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि सर लाल रंग का हमने अभी देखा कि सर लाल रंग का जो लैम्डा है वो ज्यादा है, और जिसका लैम्डा ज्यादा होता है वो टकराती कम है, वो काफी लंबी दूरी कवर कर लेती है। तो पता चलेगा सर जब सूर्य उगेगा
और जब सूर्य छिपेगा तो उस वक्त इनके बीच में दूरी काफी होती है, पृथ्वी से इसकी दूरी काफी होती है, तो सर वो दूरी लाल रंग कवर कर लेता है और बाकी कोई कवर नहीं कर पाता। इसीलिए जब ये उग रहा है और जब ये छिप रहा है तो उस वक्त ये जो लाल रंग यहाँ तक पहुंच जाता है, इसलिए हमको लाल प्रतीत होता है, ये हमको लाल नजर आएगा। और जब ये हमारे 12 बजे होता है हमारे जस्ट ऊपर, तो सर यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस कम है, जब ये दूरी कम है तो सर यहाँ तो प्रत्येक रंग आराम से पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। और जब सातों रंग मिलकर एक साथ पहुंचेंगे पृथ्वी पर, तो जब सातों रंग मिल जाते हैं तो प्रकाश की किरण बन कैसी जाती है, श्वेत, क्योंकि वो श्वेत ही थी। जब इस श्वेत किरण को 7 रंगों में तोड़ा जाता है तो ये 7 रंगों में टूट जाती है, जब इनको इकट्ठा करेंगे तो पुनः ये श्वेत बन जाएगी। तो जब ये पास में है, दूरी कम है, तो सर सारी की सारी किरणें यहाँ तक पहुंच जाएंगी। जब सभी किरणें पहुंच जाएंगी इसका मतलब सभी मिलकर श्वेत बन जाएंगी। इसलिए सर जब दिन के 12 बजे होते हैं तो सूर्य लगभग सफेद हमको दिखाई देता है, और जब छिप रहा है और जब उग रहा है तो उस वक्त वह लाल कलर का दिखाई देता है। तो इस उदाहरण को मैंने समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम एक और समझते हैं, ये है सर आसमान जो होता है वह नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? तो एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, रेले। वैज्ञानिक रेले ने सबसे पहले ये बताया कि देखो नीला कलर यहाँ पर है, सर नीले के बाद आता है इंडिगो, और इंडिगो के बाद आता है वॉयलेट। तो ये आखिरकार बने कैसे? ये जो इंडिगो है आई, पहले तो हम बात करें सर नीला, ये तो नीला होता ही है। इसके बाद ये जो आई है ये तो सिर्फ इसमें ब्लू कलर है, नीला प्लस नीला मिला है। अगर हम इंडिगो मिला बनाते हैं, इंडिगो इंडिगो बनता है ब्लू प्लस रेड, नीले कलर में थोड़ा सा लाल कलर मिला देंगे तो सर जामुनी इंडिगो बन जाएगा। और अगर हम बात करते हैं सर वॉयलेट की, ये वाले बैंगनी की, अगर हम इसमें नीले में लाल की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा देंगे, नीले में लाल और बढ़ा देंगे तो सर वो बन जाएगा वॉयलेट, मतलब बैंगनी। तो हम अगर बात करें सर इन तीनों रंगों की, तो सर ये तीनों के तीनों रंग कहाँ पर हैं, नीचे हैं। जब ये नीचे हैं तो इनकी जो चलने की क्रिया होगी वो इस तरह से होगी, तो माध्यम के कणों से ये सबसे ज्यादा टकराएगा, उससे कम ये टकराएगा, उससे कम ये टकराएगा। तो सर ये माध्यम के कणों से ज्यादा टकराएंगे, जब ये ज्यादा टकराएंगे तो इनका फैलाव ज्यादा होगा। हमें पता है कि सर वॉयलेट कलर की जब प्रकाश की किरण टकराएगी तो ये वॉयलेट बनता किससे है, वॉयलेट बना है नीले वाले से और लाल से। जब इंडिगो टकराएगी तो सर ये नीला और लाल निकालेगी। लाल की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन देखा जाएगा अगर तीनों में, अगर इन तीनों में देखेंगे तो सर यहाँ पर भी नीला कलर है, यहाँ पर भी नीला कलर है, और यहाँ पर भी नीला कलर है। कुल मिलाकर ये तीनों ही कलर नीला कलर देते हैं। तो नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वह सबसे ज्यादा हो जाता है, तो बहुत तीव्र गति से नीला रंग पूरे आसमान में फैल जाता है। इसीलिए हमको आसमान नीला प्रतीत होता है, क्योंकि ये जो लास्ट के तीनों रंग हैं वे कहीं ना कहीं टकरा कर नीला रंग ही उत्पन्न करते हैं। तो ये जब तीनों नीला रंग उत्पन्न कर रहे हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है तो ये टकराएंगे भी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा यही टकराते हैं। इसीलिए आसमान में, पूरे आसमान में नीला रंग हम फैल जाता है, तो हमें आसमान नीला प्रतीत होता है। अब ये जो घटना थी कि सर आसमान नीला प्रतीत होता है, ये सबसे पहले बताया था वैज्ञानिक रेले ने, इसीलिए इसको रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। सवाल ऐसे पूछेगा कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, तो हम कहेंगे रेले प्रकीर्णन के कारण। तो यहां हम लिख देंगे दिखाई देता है क्यों, तो इस क्यों का जवाब हम बोल सकते हैं रेले रेले प्रकीर्णन प्रकीर्णन के कारण, के कारण रेले प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। क्योंकि ये जो घटना थी सबसे पहले रेले ने बताया कि भाई साहब देखो ब्लू तो रंग ब्लू दे ही रहा है, इंडिगो के अंदर से भी ब्लू निकल आता है और सर वॉयलेट के अंदर भी ब्लू निकल आता है। तो जब इनके अंदर से सबसे ब्लू निकल रहा है और ये सबसे ज्यादा टकराएंगे तो सर ब्लू रंग ही सबसे ज्यादा फैल जाएगा। इसीलिए इसी घटना को, जो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, वह रेले प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। और ये हमें नोट पॉइंट समझ में ही आ गया होगा कि प्रत्येक बाण विक्षेपण ये नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला प्रत्येक बाण विक्षेपण प्रकीर्णन होता है, लेकिन प्रत्येक प्रकीर्णन बाण विक्षेपण नहीं होता है। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो एग्जाम्पल हैं कि सूर्य
उग रहा है और जब छिप रहा है तब लाल दिखाई देता है, और सर दिन के समय में ये सफेद दिखाई देता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है वो भी आप समझ चुके होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि सर आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इसके बाद वैसे एक और टॉपिक था इंद्रधनुष, लेकिन अगर इंद्रधनुष को भी हम इसी क्लास में देखेंगे तो ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी। तो आप एक काम करिए, इसमें इतना ही रखते हैं। अगली क्लास जो आएगी उसमें हम इंद्रधनुष को डिटेल में पढ़ेंगे कि सर रेनबो होता क्या है। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।